हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाव। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसी वजह से मैंने आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए सोचा। ये क्या है, गैट बी रैंक रिलीज्ड एंड व्हाट नेक्स्ट। आप सबको पता होगा कि कल गैट बी की रैंक रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है, जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार चल रहा था कि स्कोर जो है वो पता चल गया है, स्कोर पता चल गया है और रैंक अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, तो वो आ गई है। सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में वो ये सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिक कुछ है जिसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ इनपुट करेंगे या अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे और तब आपकी जो रैंक आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार कुछ अलग तरीके से रैंक निकाली है। तो रैंक देखिए क्या आई है वो देखिए, आपकी एनटीए की वेबसाइट पे नहीं है, आपकी आरसीबी की वेबसाइट पे है। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो है, जिसकी वेबसाइट पे पहले चीज़ें आया करती थी, उसी की वेबसाइट पे है। और मैं उसकी वेबसाइट का लिंक आपके इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं मेंशन कर दूंगा। उस पर क्लिक करिएगा और वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। पीडीएफ फॉर्मेट में है लिस्ट, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। पीडीएफ फॉर्मेट है तो आप उसमें Ctrl+F टाइप करेंगे, दबाएंगे और उसके बाद अपना नाम सर्च कर लीजिए। अगर आपका नाम है तो आपका जो मार्क्स है डेफिनेटली इट इज़ अबव कट ऑफ, वो कट ऑफ के ऊपर है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यू आर गैट बी क्वालिफाइड एटलीस्ट। अब सवाल ये उठता है कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं, या कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं, या जो आपकी पसंद का कॉलेज है वो मिल पाएगा या नहीं, ये दूसरी चीज़ है। जैसे कि गेट में होता है ना, जैसे गेट में होता है आप क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड रह जाते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी गैट बी में अगर आपने जो लेवल है उसको क्वालिफाई, उसके ऊपर नंबर आ गए हैं तो आप क्वालिफाइड हैं, अदरवाइज़ आप क्वालिफाइड नहीं है। तो उसमें स्टूडेंट्स की रैंक है, पहले जनरल वालों का नाम दिया हुआ है, फिर ईडब्ल्यूएस वाले का है, फिर ओबीसी का है, एससी एसटी, इस तरीके से मेंशन्ड है। अगर आपको तब पर भी नहीं मिल पाती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसका सारा डिटेल डाल रखा है। और भी बहुत सारी डिटेल्स जो हैं उस टेलीग्राम चैनल पे स्टूडेंट्स आपस में कंसल्ट करके और तो और जो मेरे पास जो जानकारी है मैं भी उसमें लगातार डाल रहा हूँ। कल मैंने एक वेब पर मुझे एक लिंक मिला था जिससे मुझे पहले के, आई डोंट नो, मैं इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, बट पहले के जो कट ऑफ लिस्ट थी अलग अलग कॉलेजेस की वो मैंने मेंशन की थी। हो सकता है उससे भी आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ लगभग गया था, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है। आई एम नॉट क्लेमिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट डेटा ओवर। तो अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने आरसीबी की वेबसाइट पे जा करके अपना पीडीएफ वो निकाल करके आपने चेक कर लिया, आपका कुछ रैंक आ गया है, ठीक है, यू हैव क्वालिफाइड गैट बी एग्जामिनेशन। अब आगे क्या करना है, तो देखिए जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप बना रहे हो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत जैसे नॉर्मली काउंसलिंग वगैरह होती है वैसे ही सब कुछ है। सपोज़ करिए मेरी रैंक जो है वो 30 आ गई है, सपोज़ करिए मेरी रैंक गैट बी एग्ज़ाम में 30 आ गई है। अब मैं क्या करूँगा भाई, मेरे कुछ प्रायोरिटी वाले कॉलेज होंगे, हो सकता है मान लीजिए मैंने एमटेक में अप्लाई किया था, अभी एमएससी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एमटेक के लिए अप्लाई किया था, तो मेरी रैंक जो है वो 30 आ गई है जनरल में, ठीक। अब मैं देख लूँगा कि भाई जो टॉप का कॉलेज, जैसे मुझे आईसीटी चाहिए, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं देख लूँगा, आपको भी आइडिया होगा, अब तक तो इतना पढ़ रहे हैं, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, इतने दिन से लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, कहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, कहाँ पे उतनी अच्छी नहीं होती है, कहाँ पे लैब वगैरह की फैसिलिटी अच्छी होती है, कहाँ पे नहीं होती है, थोड़ी जानकारी सबके पास है। सपोज़ करिए मेरे लिए फेवरेट जो है वो आईसीटी है, ठीक। तो मैंने क्या किया भाई, मैं आईसीटी की वेबसाइट पे गया, आईसीटी की वेबसाइट पे सारी डिटेल आ चुकी है ऑलरेडी, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे जा करके मैं देखूँगा कि ऑलरेडी मेरे दिमाग में भी होना चाहिए और मुझे पता भी है कि यहाँ पे 3 ब्रांचेस में एमटेक हो रहा है। और मेरे मतलब की ब्रांच सपोज़ करिए जैसे कि मैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मैं उसकी सीट्स देख लूँगा कि वहाँ पे कितनी सीट्स वो गैट बी के थ्रू ऑफ़र कर रहे हैं। सपोज़ करिए वो ऑफ़र कर रहे हैं 15 सीट्स, एक एग्जाम्पल के तौर पे वो 15 सीट्स ऑफ़र कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा 30 मेरा है, 30 रैंक मेरा है। अब वो 15 सीट्स ऑफ़र कर रहे हैं तो उसमें रिजर्वेशन होगा ज़रूर से कुछ ना कुछ, तो कट पिट करके हो सकता है मेरे पास 7 सीट जनरल की आ रही हैं।
तो मुश्किल है, हो सकता है मेरा सिलेक्शन बायो प्रोसेस में नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बाद फूड टेक भी दे रहा है, ICT सॉरी, फूड टेक भी दे रहा है, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल बायोटेक भी दे रहा है, तो मैं उसमें भी ट्राई कर सकता हूँ अगर मुझे कॉलेज पसंद है तो, अगर मुझे इंस्टीट्यूट पसंद है तो। अगर नहीं कि मुझे अगर मुझे करना है तो बायो प्रोसेस ही करना है, वरना मुझे इस इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट लोअर पे जाऊँगा। सपोज़ करिए मुझे अब इसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक, तो मैं किसी और कॉलेज में जा सकता हूँ। सपोज़ करिए मुझे उसके बाद पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स करना है, तो मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का फॉर्म देखूंगा और उसको भर दूंगा। भाई काउंसलिंग में तो कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, तो उसमें क्यों आप परेशान हो रहे हैं कि नहीं भर सकते या नहीं भरना है, या कौन सा भरें कौन सा नहीं भरें। अगर काउंसलिंग में किसी में पैसा लग रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ काउंसलिंग में कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप फॉर्म फिल करने में क्या दिक्कत है, फॉर्म फिल करिए। और बहुत सारा र्यूमर एक ये उड़ रहा है कि अभी तक गैट-बी का स्कोर कार्ड, अभी तक गैट-बी का रैंक कार्ड नहीं आया, क्या ज़रूरत है रैंक की, तो कोई आपको रैंक अपनी पता है ना। यू वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव योर डॉक्यूमेंट्स आफ्टरवर्ड्स, आपको आफ्टरवर्ड्स बाद में अपना डॉक्यूमेंट देना है। जिस तरीके से गेट का पहले के स्कोर कार्ड आया करता था वो बाद में आता था, आपको पता चल जाता था आपका ये रैंक है, अब उसके बेसिस पे अप्लाई करिए, और उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी तो आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स फर्निश कर दीजिएगा। जब 10 तारीख को आ जाएगा, जैसा कि पता चल रहा है कि 10th को आपका जो रैंक है वो रैंक कार्ड आपको मिल जाएगा। तो अभी क्योंकि डेडलाइन है 8 तारीख को, ICT का डेडलाइन है, ख़त्म हो रहा है, तो वो अगर निकल गया और आप ये सोचते रह गए कि मेरे पास रैंक कार्ड नहीं है, तो फिर तो ख़त्म हो गया, तब फिर तो आप भर ही नहीं सकते, ठीक। तो नेक्स्ट RCB की वेबसाइट वाला मैंने बता दिया, विच कॉलेज। अब कॉलेज के बारे में भी मैंने आपको लगभग एक अंदाज़ा दे दिया कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आप एक रैंक निकाल लो यूनिवर्सिटीज़ की, बहुत आसान है, गूगल पे जाइए, रैंक निकाल लीजिए एक यूनिवर्सिटीज़ की, बायोटेक के बेस्ट कॉलेजेस की रैंक निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि भाई ये कॉलेज, जैसे कि अब मैंने एमटेक का एक नाम एक दिया, अगर मैं BSc की बात करूँ, MSc की बात कर रहा हूँ सॉरी, तो आपको पता है JNU सबसे अच्छा है, फिर BHU अच्छा है, फिर आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी अच्छा है, मैसूर यूनिवर्सिटी अच्छा है, ठीक। तो इस तरीके से आप एक अपने हिसाब से, भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट को पढ़ना हो कि नहीं यार मैं केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ सकता हूँ, मुझे या तो JNU जाना है या BHU जाना है, इसके अलावा मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, तो उसकी अपनी प्रायोरिटी है। कुछ बच्चे होंगे जो अपने होम टाउन में ही पढ़ना चाहते होंगे, जैसे जो दिल्ली में रह रहा है वो चाह रहा होगा कि मुझे JNU में ही पढ़ना है, मुझे और कोई नहीं लेना है, ठीक। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या आप और दूर जा सकते हैं अपने घर से, या कोई और दिक्कत है, या क्या कि कोई एक पर्टिकुलर कोर्स आपको करना है, कोई एक स्पेशलाइज्ड आपको कोर्स चाहिए, उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये कॉलेज चाहिए या मुझे कॉलेज नहीं चाहिए। तो उसके हिसाब से एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और चेक कर लीजिए कि क्या काउंसलिंग में बैठने के लिए या अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस तो नहीं लग रही। जैसे कि मैंने आपको बताया ICT में एमटेक की कोई फ़ीस नहीं लग रही, तो हर बच्चे को ICT में अप्लाई करना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, जिनकी अच्छी रैंक है उनको मिल सकता है, अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं है तो फिर आप रहने दीजिए, दूसरे कॉलेजेस जो नीचे कॉलेजेस हैं उनको अप्लाई करिए। तो ये आपकी प्रायोरिटी है, ये कोई आपके लिए जज नहीं कर पाएगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा हो। और कुछ भी मत ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी कहीं भी सेट हो जाए, ये एटीट्यूड मत रखिए अपने दिमाग में। आप क्या चाहते हैं अपना आगे, उसके ऊपर डिपेंड करिए, उसके ऊपर सोचिए। अगर आपने इतने दिनों से पढ़ाई की और आपके मन में था कि यार मुझे बायो प्रोसेस ही लेना है, तो किसी और चीज़ के लिए सेटल मत होइए, ऐसा मेरा मानना है। भाई अगर आपका बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं और इस बार आप इसके आगे और प्रिपरेशन नहीं करना चाहते तो बात दूसरी है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास आपने सोच रखा था कि मुझे ये चाहिए, तो फिर किसी और चीज़ के लिए सेटल होने से, क्योंकि फिर आप 2 साल क्या करेंगे एमटेक या जब मास्टर्स का कोर्स होगा 2 साल आप यही सोचेंगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा कोर्स करने में, ठीक है। तो इसलिए तो विच कॉलेज, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कौन सा कॉलेज भरें ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए MSc MTech MVSc जो रैंक आई है ना, अब ये सोचना इसमें गलत है। देखिए जो उन्होंने रैंक दी है वो कॉमन रैंक है, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरी जो 50वीं रैंक आई है, मान लीजिए मेरी 50 रैंक आई है, तो हो सकता है उसमें, और मैं MTech के लिए चाहता था, तो हो सकता है उसमें क्या हो कि बीच में MSc के लिए जिन्होंने अप्लाई किया वो भी स्टूडेंट्स हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यही जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया कि मेरी 30 रैंक आई है और मुझे चाहिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ITC में, तो मैं क्या करूँ, तो हो सकता है कि
बीच में इतनी रैंक में हो सकता है एमएससी वाले स्टूडेंट्स भी कुछ हों जिनको एमटेक से कोई मतलब नहीं है, दे वोंट अप्लाई फॉर एमटेक, तो वो तो गैप ब्रिज हो गया ना, वो गैप जो था वो ख़त्म हो गया, तो आप आराम से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि यार मेरी रैंक इतनी पीछे है तो कहीं मेरा नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा, कोई पैसे तो आपके नहीं लग रहे। समझ में आ रही है बात? तो एमएससी, एमटेक, एमबीएससी तीनों के लिए रैंक दी हुई है उन्होंने। तो मेरे हिसाब से, बाकी आपका अपना सोचना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर भी आपके काउंसलिंग के या फॉर्म फिल करने के पैसे नहीं हैं वहाँ पे उसका फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए। ये हो गया। वेट फॉर काउंसलिंग, उसके बाद काउंसलिंग के लिए वेट करिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैं एक मोटा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपना आईटीसी ने अपना वो निकाल दिया पूरा गैट बी के स्टूडेंट्स के लिए। उनकी वेबसाइट पे जाइए, सबसे पहले ही होम पेज पे ही जो है उनका एक लिंक है, इन्फॉर्मेशन फॉर गैट बी स्टूडेंट्स करके एक लिंक है। उसमें उन्होंने सारे अपनी सीट्स बता दी है कि वो किस किस सब्जेक्ट में सीट्स ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एमटेक बायो प्रोसेस में 30 सीट ऑफ़र कर रखी है, फूड बायोटेक में 10 सीट ऑफ़र कर रखी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक में 15 सीट ऑफ़र कर रखी। तो आपको पता है कि भाई इतनी लगभग सीट्स हैं वहाँ पे, ठीक। अब आप अपनी रैंक के हिसाब से लगभग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए, उन्होंने साथ ही साथ ये बता दिया है कि जब उन्होंने फॉर्म डाला था वो डेट थी 30 अगस्त, तब तक तो खैर किसी की रैंक आई नहीं थी, रैंक तो आई है कल, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लास्ट डेट जो है वो 8 तारीख है, मतलब आज 7 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल इसकी लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी जो है मतलब 11 सितंबर तक ये आपको एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट दे देंगे। मतलब आपने फॉर्म भरा, इसमें कितने बच्चे एलिजिबल हैं, मतलब वो उन्होंने अपने यहाँ कोई कट ऑफ निकाल रखा होगा या कट ऑफ निकालेंगे, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे, कितनी रैंक वाले तक अप्लाई किया उसके बेसिस पे कट ऑफ बना लेंगे कि भाई इतनी रैंक के ऊपर ही हम लेंगे, इस रैंक के नीचे नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो 11 सितंबर तक आ जाएगी। उसके बाद ग्रीवेंसेस, अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति है तो वो 12 सितंबर तक रिपोर्ट कर सकता है इनको। फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब कौन कौन से बच्चे जो हैं वो उसमें जा सकते हैं, वो 13 सितंबर को आ जाएगी और एडमिशन आप 15 सितंबर को फाइनली ले सकते हैं। तो इसी तरीके का हर कॉलेज का लगभग हर कॉलेज अपना अपना इसी तरीके का निकालेगा, जैसे मैंने बताया भी था। अब एनटीए से कोई मतलब नहीं है, एनटीए अब इसमें कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम था एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और एग्ज़ाम की क्वालिफाइड जो लिस्ट है वो सब कॉलेजेस में भेज देगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आईसीटी में अप्लाई कर दिया, अब मैं मान लीजिए मेरा जो एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में मेरा नाम है, तो अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं ग्रीवेंसेस में रिपोर्ट करूंगा, वरना फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करूंगा कि हाँ है या नहीं है। तो 13 सितंबर तक वो भी काम हो गया और एडमिशन ले लूँगा 15 सितंबर को। काउंसलिंग का वेट करिए फॉर्म भरने के बाद। नेक्स्ट, अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का आ चुका है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, इसमें आपस में डिस्कशन कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी और पर्सनल मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कौन कौन सी जगह का आ गया है। देखिए, सबकी वेबसाइट मेंशन्ड है, वो जो आपका जो गैट बी वाला ब्रोचर था उसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट मेंशन्ड है। और आपके पास गूगल है, आप अपना टाइप करिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे सबसे पहले होम पेज में जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ होती है उसी में मेंशन्ड होगा, अगर आया होगा तो। वैसे ज़्यादातर जगहों का अभी नहीं आया है, इस वजह से क्योंकि रैंक कार्ड ही जो अभी जो रैंक है वही कल रिलीज़ हुई, ठीक। तो आईटीसी का आ चुका है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का आ चुका है, जितना मैं सुन रहा हूँ बाकी बच्चों को डिस्कस करते हुए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लीजिए, जैसे कि ये जो मैं जिसको आईटीसी के बारे में बता रहा हूँ उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है कि एमटेक बायो प्रोसेस में कौन कौन से स्टूडेंट्स या कौन कौन सी डिग्री वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, एमटेक फार्मास्यूटिकल में कौन कौन से एलिजिबल हैं, फूड टेक में कौन कौन से एलिजिबल हैं। तो उसमें अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। पता चला आप अप्लाई भी कर दें, आप एलिजिबल भी ना हो तो आप फाइनल जगह पहुँचते पहुँचते आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो इसको ज़रूर चेक कर लें। तो ये कहानी हो गई कि किस तरीके से आप इसमें अपना प्रोसीड कर सकते हैं, किस तरीके से। अब बात करते हैं रैंक कार्ड की। तो जितना सुनने में आ रहा है कि रैंक कार्ड जो है वो 10th को रिलीज़ होगा, बट इसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। ये रिलीज़ अभी ना भी हो रिलीज़ तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। आप काउंसलिंग में अपना बैठिए और जो भी आपका जो स्कोर कार्ड है, जो आपको आपका जो पीडीएफ में जहाँ पे नाम है उसको आप लगा देंगे, तब पर भी आपका काम चल जाएगा। भाई, इट इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एनटीए,
या आरसीबी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यू आर शोइंग दैट टू देम। तो ऐसा कोई कुछ नहीं होगा कि अगर रैंक कार्ड नहीं आया तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है कि रैंक कार्ड अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो उसके पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप समय इसमें लगाइए कि किस किस जगह का फॉर्म अभी नज़दीक है और आपको वहाँ एडमिशन लेना है, उसका फॉर्म भरिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। क्योंकि बहुत लोग इस भी उसमें हैं कि फॉर्म तो यार डेट तो एक्सटेंड ही हो जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आईटीसी ने अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली है कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ में अपना दिमाग लगाइए कि कौन कौन सी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल विदाउट मच अडू, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।